नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। आज बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में करीब 54% मतदान हुआ है। इसी के साथ नीतीश कुमार और लालू फैमिली की किस्मत वोट उन्होंने लॉक कर दी है। दूसरे राउंड में ही आर या पार का फैसला हो चुका है। कुल 243 में से 165 सीटों पर जनता अपना फैसला दे चुकी है। नीतीश कुमार के लिए यह निर्णायक राउंड था। नीतीश कुमार को चौथी बार मौका मिलेगा या फिर बिहार बदलेगा, यह सवाल सबके मन में ट्रेंड कर रहा है। आज बिहार चुनाव के दूसरे राउंड का वोट गणित आपको समझाएंगे, क्योंकि दूसरा राउंड जिसका होगा बिहार उसी का होगा। बिहार के साथ ही अमेरिकी चुनाव का विश्लेषण भी हम करने वाले हैं। सुपर पावर अमेरिका की मास्टर चाबी आखिर किसके पास जाएगी? अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? इसे लेकर पूरी दुनिया के मन में खटका है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का कंट्रोल जिसके हाथ में होगा उसी के माइंड गेम के आधार पर दुनिया के बहुत सारे समीकरण बनते हैं, बिगड़ते हैं। अमेरिका में लोगों को आशंका है कि चुनावी नतीजे अपने साथ अशांति और हिंसक माहौल ला सकते हैं। वहां बंदूकों की खरीद बढ़ गई है और तमाम लोग अपनी दुकानों और व्यापार को बचाने के लिए उन्हें लकड़ी से कवर कर रहे हैं। बैलेट पर बुलेट वाली इस आशंका पर हम सीधे अमेरिका से आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस बार भारतीय अमेरिकन के वोट चुनाव पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। और आज आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह सिर्फ 9 मिनट में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में वैसी ही दहशत फैल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वैसी ही दहशत फैल गई जैसी 2008 में मुंबई में हुए 26/11 अटैक के समय फैली थी। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने बड़ा ही भयानक हमला किया और इस कत्लेआम पर मुस्लिम देशों ने फिलहाल मौन व्रत रखा हुआ है। इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर फ्रांस ने पहले ही मोर्चा खोला हुआ है। अब उसके पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया भी आतंकवाद की चपेट में आ गया है। सवाल यह है कि आतंकवाद पर लॉकडाउन कब लगेगा? सबसे पहले बात बिहार की, जहां अभी 78 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन एक तरह से बिहार फैसला कर चुका है। पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग को मिलाकर अब 165 सीटें लॉक हो चुकी हैं। आज दूसरे राउंड में 94 सीटों पर वोटिंग हुई। यह बिहार चुनाव का सबसे बड़ा राउंड है और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा टेस्ट भी है, क्योंकि इन्हीं सीटों पर बिहार में नीतीश कुमार की वापसी की उम्मीदें टिकी हैं। इन्हीं सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टनर बीजेपी का परफॉर्मेंस देखा जाना है। आज दूसरे चरण में करीब 54% मतदान हुआ है। 28 अक्टूबर को बिहार के में पहले चरण की वोटिंग हुई थी, उसमें करीब 56% मतदान हुआ था। यह बिहार चुनाव की औसत वोटिंग के करीब है, यानी वोटिंग परसेंटेज में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वोटिंग बिहार में कोई बदलाव करेगी या फिर नीतीश कुमार पर ही भरोसा करेगी? नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए कैसे आज की वोटिंग बहुत अहम थी, कैसे इनके लिए यह निर्णायक राउंड था, यह हम आपको बताते हैं। बिहार में आज ही नीतीश कुमार की किस्मत तय हो गई। दूसरे राउंड में ही आर या पार का फैसला हो चुका है। ये नीतीश कुमार के सबसे मुश्किल चुनाव का सबसे निर्णायक राउंड था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग भी इसी राउंड में हुई। पहले राउंड में 71 सीटों पर वोट पड़े थे। दूसरे राउंड में आज 94 सीट पर वोटिंग हुई। अब तीसरे राउंड की 78 सीट ही बाकी है। 243 में 165 सीटों पर फैसला हो चुका है, यानी बिहार की 2/3 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। 2/3 सीटों पर जनता फैसला कर चुकी है। नीतीश कुमार को चौथी बार मौका मिलेगा या फिर बिहार बदलेगा, ये सवाल सबके मन में चल रहा है। पटना का पटना वुमेन्स कॉलेज और आई एम ए प्राउड वोटर, उसके साथ महिलाएं खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं और ये तमाम लोग, इन लोगों ने आज वोट डाला है। आप देखिए क्या महिला शक्ति है, क्या इनके मुद्दे हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर क्या सोच कर ये लोग वोट डाल रही हैं। आप लोगों ने वोट डाला होगा अभी, क्या आपके जहन में है, क्या सोचकर आप लोगों ने वोट किया? क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे वोट दिया है। बेरोजगारी आपके लिए रोजगार मुद्दा है जी। आप लोगों को क्या लगता है? सेम एम्प्लॉयमेंट प्लस लास्ट 15 इयर्स में पटना का या पूरे बिहार का इतना डेवलपमेंट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ नीतीश कुमार। आप लोगों को लगता है बदलाव होगा या वही चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं नीतीश कुमार कंटिन्यू करे और वो और बेहतर करे इसको। और बेहतर मुद्दे क्या हैं इस बार आप लोगों के लिए? सेफ्टी सिक्योरिटी मेन मुद्दा रहता है। आज जिन 94 सीटों पर वोटिंग हुई वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टनर बीजेपी के लिए निर्णायक है। बिहार में अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तो इसका टेस्ट इसी राउंड में हो गया है, क्योंकि इन 94 सीटों में 53% सीटें पिछले चुनाव में जेडीयू या फिर बीजेपी के पास थी। दूसरे चरण की 42 सीटें ऐसी थी जिनमें एक ही पार्टी 2 बार से चुनाव जीत रही है।
इन 42 में से 34 सीटें जेडीयू या बीजेपी के पास हैं। हम एक अपराजय जनादेश की ओर बढ़ रहे हैं। मुद्दों पर आधारित राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता पसंद करती है, अपना आशीर्वाद देती है। बिहार का चुनाव का मुद्दा बहुत साफ है। अशांति, असुरक्षा, अपहरण या विश्वास, सुरक्षा और विकास का आग्रह, यह मुद्दा है। अगर बिहार में नीतीश कुमार को कोई चुनौती मिल रही है तो फिर इन सीटों पर कांटे की टक्कर होगी। इस दूसरे राउंड में नीतीश की पार्टनर बीजेपी का टेस्ट भी हुआ है। पहले राउंड में जिन 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी वो महागठबंधन के प्रभाव वाले इलाके थे। दूसरे राउंड में जिन 94 सीटों पर वोटिंग हुई है वहाँ बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि दूसरे राउंड में बीजेपी 46 और जेडीयू 43 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 5 सीटों पर बीजेपी की सहयोगी वीआईपी भी चुनाव लड़ी है। इस राउंड में सवर्ण जातियों और अति पिछड़ी जातियों के वोटों की अच्छी खासी संख्या है। इन 94 सीटों में बिहार की 48% शहरी आबादी भी रहती है। इन शहरी आबादी में बीजेपी हमेशा से अच्छा परफॉर्मेंस करती रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये 94 सीटें नीतीश कुमार और बिहार में उनके एनडीए गठबंधन का भविष्य तय कर चुकी है। लेकिन नीतीश को खुद पर भरोसा है। हम ये जानना चाह रहे थे कि जनता का विश्वास आपको प्राप्त हो रहा है? आपको लगता है जनता के रुख से कि क्या लगता है कि इस बार चौथी बार भी आपको? हम तो जनता के सेवक हैं। हमको इन सब चीजों पर कभी कुछ रहता है? आज तक इतना दिन चुनाव होता है तो वो तो चुनाव के बीच में लोगों के बीच जाना चाहिए, अपनी बात कहते हैं। लेकिन कहीं से मेरे मन में कोई बात नहीं रहती और लोगों को भी देखते हैं, सब लोग बात सुनते हैं, ताली बजाते हैं, रिस्पांस है, सब कुछ तो ठीक ही है। पहले जैसा ही है, मतलब 3 चुनाव जो कोई हमको कोई फर्क नहीं दिखता। नीतीश कुमार को भरोसा है कि वो बिहार चुनाव आराम से निकाल लेंगे, लेकिन जनता को नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है ये तो 10 अक्टूबर को पता चलेगा। आज तक ब्यूरो। दूसरा राउंड जिसका होगा अब बिहार उसी का होगा। दूसरे राउंड की वोट रिपोर्ट में लालू फैमिली के लिए क्या रहा ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा के साथ ही लालू फैमिली के होम डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज में वोटिंग थी। इसी राउंड की 94 सीटों में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की सीटें हैं। तेजस्वी पर तो इस बार पूरे बिहार की नजर है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के लिए इस बार बड़े चैलेंजर बनकर उभरे। दूसरे राउंड में लालू फैमिली की किस्मत भी लॉक हो गई है। जिन 94 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें लालू के दोनों लाल यानी सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप दोनों की सीटें भी हैं। वैशाली की राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव का टेस्ट हुआ तो समस्तीपुर के हसनपुर में तेज प्रताप की किस्मत तय हुई। लालू परिवार के घर गोपालगंज की सभी सीटों पर वोट पड़े। दूसरे राउंड में सबसे ज्यादा 56 सीटों पर आरजेडी ही चुनाव लड़ी। आज बिहार के लोग पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार को चुनना चाहते हैं। पूरा बिहार की जनता जिता रहा है, बदलाव चाहता है, बदलाव का गंगा बह रहा है। मैडम नीतीश जी जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, उनका कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी को लोगों ने, जनता ने तय कर लिया है, जनता ने मन बना लिया है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या लग रहा है अर्जुन, आप बार-बार अर्जुन को आशीर्वाद है। अर्जुन को दुश्मन लोग हजारों हेलीकॉप्टर लगा दे, लेकिन जब आशीर्वाद रहता है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लालू परिवार और आरजेडी के साथ इस राउंड में ये भी तय हो गया कि बिहार में कांग्रेस और चिराग की एलजेपी कितनी जगह बना पाएगी। आज की 94 सीटों में कांग्रेस 24 सीटों पर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस की इन सीटों में एक सीट पर सबसे ज्यादा नजर है। वो सीट पटना के बांकीपुर की है, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। बिहारी बाबू का बेटा बिहार पुत्र लव सिन्हा भी उसमें शामिल है। उन सब के प्रति एक जबरदस्त समर्थन का सैलाब है। बिहार में जो वायदा किए वो वायदे नहीं पूरे हुए, न पूरा करने की कोशिश की, गपोड़ शंखी रहा। बड़ी बड़ी बातें चाहे केंद्र से की गई। बिहार में एक और राजनीतिक परिवार पासवान परिवार है, जिसके चिराग इस बार अलग ही जल रहे हैं और नीतीश कुमार को जला रहे हैं। चिराग पासवान ने सुर्खियां तो खूब बटोरी हैं, लेकिन चुनौती तो वोट बटोरने की है।
कीजिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि जैसे मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, जैसे मुझे नहीं पसंद कि उनका साथ निश्चय बिहार में विकास ला सकता है, उनको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से अगर उनको कोई दिक्कत है, नीति का विरोध करें। व्यक्तिगत टिप्पणी राजनीति में मुझे नहीं लगता कि उचित है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा निगाहें किसी पर हैं, तो वो तेजस्वी यादव ही हैं। उन्होंने प्रचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में 17 रैलियां और 2 रोड शो। इस मामले में वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव से भी आगे निकल गए। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो वोटों में नीतीश कुमार से आगे निकल पाएंगे? आज तक ब्यूरो। बिहार में जब दूसरे राउंड की वोटिंग हो रही थी तो पीएम मोदी तीसरे राउंड के लिए जोर लगा रहे थे। उन्होंने आज बैक टू बैक 4 रैलियां की। पिछले चुनावी दौरे से पीएम अब लगातार बिहार में विपक्ष के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। आज भी उन्होंने जंगल राज की बात की, लेकिन इसके साथ इस मुद्दे को भारत माता की जय के नारे से भी जोड़ा। पीएम मोदी की रैलियों की आज की हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। जंगल राज बनाने वालों के साथ ही उनके करीबी चाहते, क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। सोचिए, हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। बिहार के चुनाव प्रचार में मां भारती का जयकारा करना इन लोगों को रास नहीं आ रहा। सोचिए, बिहार में जंगल राज लाने वालों के साथियों को भारत माता से दिक्कत है। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। ये भारत माता के विरोधी अब एकजुट होकर बिहार के लोगों से वोट मांगने के लिए आए। बिहार में कहा जाता है, अनकर धन पाई ता नौमन तो लाई। स्वार्थ का भाव ये कि जब दूसरे का पैसा है, जितना चाहे मार लो, खरीदो, क्या फर्क पड़ता है। जब जनता का पैसा है तो जितना चाहे लूटो। ये लोग जनता के लिए, आपके लिए काम नहीं कर सकते। आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है, जनतंत्र फिर से जीत रहा है। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। आज एनडीए के विरोध में जो लोग खड़े हैं, वो इतना कुछ खाने पीने के बाद अब फिर से बिहार को लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत यह है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला दें तो भी कांग्रेस के पास 100 सांसद भी नहीं है, 100 सांसद भी नहीं है। ये हाल जनता ने उनका करके रखा है। आज तो मैं माहौल यहां तक देख रहा हूं, मैं सोशल मीडिया कभी कभी देखता रहता हूं। इन दिनों मैं देख रहा हूं
कि बिहार में महिलाएं कह रही है भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। आतंकवादियों की न कोई हद होती है, न आतंकवाद की कोई सरहद होती है। फ्रांस में पिछले 18 दिनों में 3 बड़ी आतंकी घटनाओं के बाद अब फ्रांस के करीबी देश ऑस्ट्रिया में आतंकवादियों ने हद पार की है। वियना में सोमवार की शाम ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 6 जगहों पर जमकर तांडव मचाया। वहां पर हालात ऐसे थे जैसे साल 2008 के मुंबई आतंकी हमले की यादें इस समय समझ में आती हैं। हैरत की बात यह है कि अब तक इस आतंकी घटना पर किसी इस्लामिक देश ने शोर नहीं मचाया है। जिन लोगों ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई पर विरोध किया था, उन्होंने जैसे मौन व्रत धारण कर लिया है। जो लोग कट्टरवाद और आतंकवाद को अभी भी गंभीर समस्या मानने से इनकार करते हैं, वियना पर हुआ मुंबई जैसा टेरर अटैक उनके लिए अंतिम चेतावनी है। साल था 2008 और वो तारीख थी 26/11 जब कसाब एंड कंपनी ने मुंबई पर हमला किया। ये साल है 2020 और तारीख थी 2/11 जब कसाब के अनुयायियों ने वियना पर मुंबई जैसा हमला किया। वैसी ही गोलियों की तड़तड़ाहट, वैसे ही AK-47 लेके गलियों में घूमते आतंकवादी, वैसे ही दौड़ते भागते लोग, वैसी ही चीख पुकार, एक के बाद एक 6 जगहों पर गोलीबारी, वैसी ही पुलिस के साथ आतंकियों की मुठभेड़ और वैसा ही अंजाम। ऑस्ट्रिया का शहर वियना सोमवार की रात मुंबई बन गया और आतंकवादियों को जो दिखा उसे गोलियों से भून दिया, वैसे ही जैसे कसाब और उसके साथियों ने किया था। अचानक से गोली चलने की आवाज आने लगी। पहले तो हम ये नहीं जान पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक लोग भागने दौड़ने लगे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। यहूदियों की पूजा स्थल के पास ये आतंकी हमला रात करीब 8 बजे शुरू हुआ, जब AK-47 लेकर आतंकवादी वियना की गलियों में निकले और जो उनके सामने आया उस पर गोलियां चला दी। ये वीडियो देखिए। हमले के दौरान एक शख्स डरकर दीवार के पास छिपने की कोशिश करता है, तभी वहां एक आतंकी आ जाता है, शख्स पर गोलियां बरसाता हुआ आगे बढ़ जाता है। घायल शख्स उठने की कोशिश करता है, आतंकी वापस लौटता है और उस घायल शख्स पर दोबारा फायरिंग करता है। 8:09 पर आतंकवादी मारा जाता है और दूसरा फरार हो जाता है, लेकिन इन 9 मिनटों में आतंकवादी कम से कम 7 निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। एक आतंकवादी हमला है। शुक्र है कि इस कठिन वक्त से ऑस्ट्रिया जल्द ही निकल जाएगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस हमले में हमने भी कुछ लोगों को खोया है और कुछ घायल हुए हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सोमवार आधी रात से ऑस्ट्रिया में अगले 1 महीने के लिए दोबारा से लॉकडाउन लागू होने वाला था। लॉकडाउन से पहले बार और रेस्तरां में भीड़ थी, बहुत सारे लोग बाहर घूमने निकले हुए थे। आतंकवादियों को ये बात पता थी, इसलिए हमला पूरी तरह सुनियोजित था। हमने एक आतंकवादी खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ आतंकी अब भी हमारी पहुंच से दूर हैं। जिस तैयारी और हथियारों के साथ आतंकी आए, वो यकीनन एक आतंकवादी हमला है। फरार आतंकी को पकड़ने के लिए वियना में चप्पे चप्पे पर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। 1000 से ज्यादा जवान वियना में सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। अभी तक 2 आतंकवादियों के बारे में पता चल चुका है जो ISIS के समर्थक थे। एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो AK-47 लेकर बैठा है। एक आतंकी मारा जा चुका है, लेकिन शक है कि कई और हमलावर इस आतंकी घटना में शामिल हो सकते हैं। हमारी स्पेशल फोर्सेज ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल से लैस आतंकवादी को पकड़ने में कामयाब रही। हमारी जानकारी के मुताबिक अब भी एक आतंकी फरार है।
फ्रांस में एक के बाद एक इस्लामिक टेरर अटैक की घटनाओं के बाद अब ऑस्ट्रिया में मुंबई जैसा आतंकी हमला होना ये बताता है कि इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस की लड़ाई सिर्फ उसके अकेले की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की है, क्योंकि पहले भारत आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार था, अब फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है और एक बात पक्की है, आज वियना पर मुंबई जैसा टेरर अटैक हुआ है, कल किसी और देश पर वियना जैसा टेरर अटैक होगा। ये समस्या जड़ से इलाज किए बिना खत्म नहीं होगी। ये साफ हो चुका है कि वियना में हुआ हमला इस्लामिक आतंकवाद का नतीजा है, जिसके खिलाफ अब ऑस्ट्रिया ने भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की ठानी है जो रास्ता फ्रांस ने चुना, यानी इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें उसे दुनिया भर के देशों का साथ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना पर हुए हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया कि इस दुखद समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट करके कहा कि फ्रांस के बाद हमारे करीबी देश ऑस्ट्रिया को निशाना बनाया गया। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए हम झुकेंगे नहीं और साथ मिलकर लड़ेंगे। इटली, जर्मनी जैसे यूरोप के बड़े देशों के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन ने भी वियना में हुए आतंकी हमलों की निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देने का वादा किया है। लेकिन फ्रांस में मुस्लिमों को लोगों की हत्या के लिए उकसाने वाले मुस्लिम देशों के नेताओं की बोलती वियना में हुए आतंकी हमले पर बंद है। क्या ये आतंकवाद का समर्थन नहीं है? एक तरफ मुस्लिम देशों के नेता हैं जो इस्लामिक कट्टरवाद के समर्थक हैं और दूसरी तरफ बाकी दुनिया है जो कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस के साथ खड़ी है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, जिसकी धमाकेदार शुरुआत हुई है माली में अल कायदा के आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक से। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि उसकी वायुसेना के मिराज फाइटर जेट्स ने 30 अक्टूबर को माली में एयर स्ट्राइक की है। इसमें अल कायदा के 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। 4 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है, जिनके पास से विस्फोटक और सुइसाइड जैकेट समेत कई अन्य सामान मिले हैं। फ्रांस की सेना ने यह एक्शन वेस्ट अफ्रीका के बुर्किना फासो और नाइजर के बॉर्डर पर किया है, जहां फ्रांस की सेना इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में जुटी हुई है। फ्रांस की सेना ने यहां अपने मिलिट्री ड्रोन्स के जरिए 30 से ज्यादा मोटरसाइकिल्स पर जा रहे अलकायदा के आतंकियों को ट्रेस किया था, जिसके बाद मिराज फाइटर जेट ने उन पर 2 मिसाइलों से हमला किया। फ्रांस सरकार के अनुसार अलकायदा के आतंकियों का यह समूह फ्रांस की सेना के एक अड्डे पर हमले की तैयारी में था। हथियारों की सबसे बड़ी कूटनीतिक दुकान अमेरिका में चुनावी माहौल चरम पर है। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप, इसका पता जल्द ही चल जाएगा। पूरी दुनिया में इस सवाल पर गणित लगाया जा रहा है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का कंट्रोल जिसके हाथ में होगा उसके हिसाब से समीकरण बनेंगे। इस बीच अमेरिका में लोगों को आशंका है कि चुनावी नतीजे अपने साथ अशांति और हिंसक माहौल ला सकते हैं। वहां बंदूकों की खरीद बढ़ गई है, हथियारों की खरीद में 80% की बढ़ोतरी हुई है। तमाम लोग अपनी दुकानों और व्यापार को किसी हिंसक स्थिति से बचाने के लिए उन्हें लकड़ी से कवर कर रहे हैं। दुकानदारों को लूट का डर है, इसीलिए वो दुकानों को लकड़ी से सील कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का यह हाल है। बैलेट पर बुलेट वाली इस आशंका पर हमने सीधे अमेरिका से आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में हिंसा की ऐसी विभत्स तस्वीर कोई अजूबा नहीं है। हर बार शूट आउट, हर बार हथियारों पर नियंत्रण की बात, लेकिन सब ढाक के 3 पार। भयंकर शूट आउट के इतिहास के बावजूद हथियार बंद होने की चाहत लोगों के मन में खट नहीं रही। और ये सब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के बीच हो रहा है। हथियार खरीदने की जबरदस्त होड़ मची हुई है। अमेरिका के कई राज्यों में बंदूकों की बिक्री 80% तक बढ़ गई। पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे स्विंग वाले राज्यों में बिक्री सबसे ज्यादा है। If you took everything that Obama did, everything that Clinton did, and all the school shootings, and combined them all, they would not equal what's going on right now in the firearms industry. That's how much greater this is this time. हथियारों के प्रति लगाव का अंदाजा इसी से लगाइए कि आबादी के मुकाबले अमेरिकी लोगों के पास हथियारों की संख्या ज्यादा है।
हर 100 लोगों पर लगभग 120 बंदूकें हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? चुनावी माहौल में अमेरिकी लोग हथियार जमा कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में चुनाव के बाद हिंसा की आशंका लोगों के मन में घर कर गई है। सोशल मीडिया में भी हिंसा की आशंका जाहिर की जा रही है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पोस्टल बैलेट के चलते चुनाव परिणाम आने में देरी हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों दलों के समर्थकों के बीच हिंसक प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। वहां का सामाजिक पूर्वानुमान अगर 5 शब्दों में समेटा जाए तो वो होगा सिविल वॉर की चुनावी चिंगारियां। इस बार वोटिंग के नतीजे जानने के लिए आपको कुछ दिन या फिर हफ्तों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका में वोटिंग डे से पहले पोस्टल बैलेट से वोटिंग की भी व्यवस्था है। इसके नियम अमेरिकी राज्यों में अलग अलग हैं। हर राष्ट्रपति चुनाव में पोस्टल बैलेट से वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के साए में हुए चुनाव में लगभग 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के करीब पोस्टल वोट पड़ चुके हैं। 2016 के चुनाव में वोटिंग के बाद रुझान आते ही आधी रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दे दी थी, लेकिन इस बार नतीजों के लिए लंबे इंतजार की आशंका है। पोस्टल बैलेट की व्यवस्था के खिलाफ ट्रंप ने कानूनी लड़ाई का संकेत दिया है। ट्रंप की इस आपत्ति ने भी उनके समर्थकों को आक्रोशित किया है। I think it's terrible when we can't know the results of an election the night of the election in a modern day age of computer. I think it's a terrible thing, and I happen to think it was a terrible decision for our country made by the Supreme Court. I think it was a terrible decision for our country, and I think it's a very dangerous decision because you're going to have 1 or 2 or 3 states, depending on how it ends up, and I think there's great danger to it, and I think a lot of fraud and misuse can take place. Pitting Americans against one another, rural versus urban, based on race, gender, ethnicity, national origin, or religion. That's wrong. That's not who we are. Everybody knows who Donald Trump is. अमेरिका में इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर जो बाइडेन ने ट्रंप को चुनावी मात दे दी तो क्या सत्ता का ट्रांसफर शांतिपूर्ण होगा। इसके अलावा अश्वेत और श्वेत वर्गों के बीच हिंसक टकराव का भी डर जताया जा रहा है। अमेरिकी लोग अब अपनी संपत्तियों को ऐसी हिंसा से बचाने के लिए सुरक्षा इंतजाम कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बार काफ़ी आशंका है कि हो सकता है हिंसा हो, और इस वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से दुकानों में और बिजनेसेस ने अपने बाहर इस तरह के गत्ते या फिर वुड लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इनसिक्योरिटी है इस वक्त। जरा सोचिए, नस्लवाद का ये संघर्ष तब है जब अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यहाँ करोड़ों लोगों की नौकरियां गई हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और सबसे पुराना लोकतंत्र आज भी नस्लवाद से आजाद नहीं हुआ है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा गिल्डियाल के साथ अभिरूप सेन, टेक्सास आज तक। इस चुनाव का भारतीय एंगल भी है। इस बार खास तौर पर इंडियन अमेरिकन वोट्स बहुत अहमियत रखते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ही अमेरिकी भारतीयों पर डोरे डाल रहे हैं। भारतीय अमेरिकी वोटर्स पर क्यों ये डोरे डाले जा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। 4 साल पहले 2016 के चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार कहते सुने गए थे। इस बार ट्रंप के 4 more years कैंपेन में प्रधानमंत्री मोदी की ह्यूस्टन रैली को दिखाया जा रहा है। बाइडेन भी पीछे नहीं है। भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर संतुलन कायम करने की कोशिश की गई। भारतीय अमेरिकियों के लिए अलग से चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया गया। अमेरिका में 19 लाख भारतीय मूल के वोटर्स हैं। ये संख्या कुल वोटर्स का 0.82% है। ये संख्या कम है, लेकिन अमेरिका का सिस्टम अलग है। यहाँ राष्ट्रपति वो बनता है जिसके पास इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 270 इलेक्टर्स का साथ होता है। यही वजह है कि कम संख्या होने के बावजूद भारतीय मूल के लोगों के वोटों का वजन अधिक है। भारतीय मूल के अमेरिकी समाज में प्रभावशाली तबके में शामिल हैं। एलए टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन की शुरुआत में भारतीय अमेरिकियों ने दोनों प्रमुख पार्टियों को $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोनेशन दिया था। यह हॉलीवुड को बड़े चेहरों से मिले डोनेशन से ज्यादा है। अमेरिका में स्विंग स्टेट्स मोटे तौर पर जीत हार तय करेंगे। जल्दी से समझ लीजिए कि स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं। दरअसल अमेरिका में कुछ राज्य रिपब्लिकन के पक्ष में हैं, परंपरागत तरीके से वोट करते आए हैं। वहीं कुछ
राज्य डेमोक्रेट्स के पक्ष में रहते हैं, लेकिन वो राज्य जो अपनी पसंद बदलते रहते हैं उन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इस चुनाव में ऐसे राज्यों की संख्या 6 है। ये राज्य हैं फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, मिशिगन, विस्कॉन्सिन और आयोवा इसमें शामिल है। इनमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में भारतीय अमेरिकी वोटर्स की प्रभावी संख्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे चुनाव प्रचार के दौरान चुनावी रंग में दिखे। ट्रंप को जीत की पूरी उम्मीद है। उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि उनकी जीत अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में सबसे बड़ी जीत में एक होगी। प्रचार के दौरान वो कई बार डांस करते देखे गए। राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी वापसी के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। दिवाली गिफ्ट्स का बाजार भारत में फेस्टिव शॉपिंग बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन इस बार गिफ्ट्स की बिक्री पर कोरोना का असर साफ दिख रहा है। इसे बढ़ाने के लिए दुकानदार वोकल फॉर लोकल से लेकर कोरोना से बचाव में काम आने वाले प्रोडक्ट्स के दम पर ग्राहकों को लुभाने में लगे। दिवाली के आगाज के साथ ही सूरत में 9,000 रुपए प्रति किलो वाली सोने की मिठाई बिकनी शुरू हो गई है। ये खास मिठाई साल में एक बार ही बनाई जाती है। इसी तरह से अहमदाबाद समेत देश के कई हिस्सों में इस बार इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बर्फी और रसगुल्लों की बहार है। ये खास तरह की मिठाइयाँ दिवाली पर लोगों को दुकानों तक खींचने का जरिया बन सकती हैं। लेकिन इस बार पीएम की वोकल फॉर लोकल की अपील से भी मिठाई उद्योग के हौसले बुलंद है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार लोग देसी सामानों को ज्यादा तरजीह देंगे और मिठाइयों की जमकर बिक्री होगी। देखिए, जहाँ तक वोकल फॉर लोकल का सवाल है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आह्वान किया है कि हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, हमें हमारे घरेलू उत्पादों को प्रमोट करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। और जहां तक कि मिठाई का सवाल है, मिठाई तो 100% शुद्ध देसी है। ये घी से बनती है, ये खोए और दूध से बनती है, ये बेसन से बनती है। जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं या जो सामग्रियां होती हैं वो सारी भारतीय हैं। अगर आप मिठाई खाते हैं या आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने देश को सपोर्ट कर रहे हैं। मिठाइयों का कड़ा मुकाबला होता है चॉकलेट से। साथ ही ड्राई फ्रूट्स भी इनके लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इसके लिए मिठाई उद्योग के ये नए प्रयोग और वोकल फॉर लोकल की अपील इन्हें दिवाली पर हिट करने में कामयाब रहेंगे, ऐसी उद्योग को उम्मीद है। वैसे जिन प्रोडक्ट्स की इस बार गिफ्ट्स के तौर पर सबसे ज्यादा डिमांड है, उनमें पारंपरिक तौर पर दी जाने वाली क्रॉकरी के साथ ही इस बार अप्लायंसेस भी लोगों की मांग में है। कोरोना काल के चलते इस वर्ष रिटेल कस्टमर थोड़ा कम ही निकल रहा है। हालांकि क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर अपने कर्मचारियों इत्यादि के लिए अच्छे गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, और जिसमें मेनली इस बार फोकस क्रॉकरी, ब्रांडेड क्रॉकरी पे और अप्लायंसेस पर कुछ ज्यादा है और सालों की निस्बत। वहीं बात करें लोगों की पसंद की, तो इस बार वो अलग तरह के सामान खरीदना पसंद कर रहे हैं और मंदी का साया भी उनकी शॉपिंग पर साफ नजर आता है। हम लोग इस बार हेल्थ को ध्यान में रख के खरीदी कर रहे हैं और वही सबको भी करना चाहिए कि जैसे ड्राई फ्रूट, दोनों ही चीजों का मैं तो देखती हूँ। देखो, कोविड का भी है और पैसों का भी है। पैसों की कमी तो पड़ी है, थोड़ा तो हुआ है, पर जिनके पास है वो तो सब शॉपिंग कर रहे हैं। मंदी की बात से कारोबारी भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उन्हें भी ये यकीन है कि दिवाली आने तक कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ लेगा। देखिए, जहाँ तक दिवाली के गिफ्ट का सवाल है, जो मिठाई के गिफ्ट्स होते हैं या मिठाई के जो हैम्पर्स बनते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन है, तो इसकी वजह से सेल तो अभी कम है। लेकिन जिस तरीके से रक्षाबंधन पे और जिस तरीके से अभी नवरात्रि और दशहरे का जो पूरा 10 दिन का स्पेल आया था, उसको देखेंगे तो सेल अच्छी पिकअप हुई है। और टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में सेल ऑलमोस्ट लास्ट ईयर की बराबर हुई है। बड़े शहरों में थोड़ा सा अभी भी कॉर्पोरेट्स थोड़ा सोच रहे हैं गिफ्ट्स को लेके, या थोड़ा अभी डिसाइड नहीं किया है बहुत से लोगों ने, तो थोड़ा स्लो है। लेकिन उम्मीद है कि दिवाली तक पहुंचते पहुंचते ये कवर हो जाएगा। अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष गिफ्टिंग या टोटल बिजनेस वॉल्यूम्स काफी कम रहने की उम्मीद है। फिर भी सभी लोग इस बात में आशान्वित हैं कि शायद अंत के कुछ दिनों में, दिवाली से एक हफ्ता पहले, कुछ ये सेल्स पिकअप कर जाएं।
अब देखना यही है कि जिस तरह से अक्टूबर में इकोनॉमी में जोश भरा है, उससे क्या लोगों में भरोसा बढ़ेगा और वो दिवाली पर जमकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि यही शॉपिंग भारत की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का दम रखती है। आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।